नमस्कार। पिछले कई दिनों से हलाल को लेकर बवाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा आदेश लाया जिसमें यह कहा गया कि मीट यानी गोश्त को छोड़ करके जो बाकी तमाम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक्स भी आ जाती हैं, कुछ रोजमर्रा की चीजें आती हैं, राशन के कई तरह की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, खाने पीने का सामान है, इन सब में हलाल सर्टिफिकेशन का काम जो है, जो आप बाजार में देखते होंगे तमाम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट के साथ दिखते हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में अलाउ नहीं होगा। एक्सपोर्ट के लिए उनको परमिशन दी जा सकती है, लेकिन देश में और उत्तर प्रदेश में इसको इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन की अब अनुमति नहीं है, सिवाय मीट को छोड़कर, जिसके पीछे सरकार का यह मानना है कि उसके पीछे एक इस्लामिक प्रैक्टिसेस का, एक दीनी उसका बैकग्राउंड है। जब से यह आदेश आया है, तमाम तरह की खबरें सामने आई हैं, जिनमें इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, उनको ये अधिकार, ये अथॉरिटी कहां से मिली। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है अथॉरिटी की, सवाल ये भी सामने आया है कई बार कि इसमें कई तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, घपला चल रहा है। इस हलाल सर्टिफिकेट को देने के लिए काफी पैसों का लेन देन चलता है वो जो कंसर्न्ड जो एजेंसीज जिनको ये अधिकार है उनकी तरफ से, और जो मासूम लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन, मुसलमान समुदाय के हमारे जो नागरिक हैं, उनको इसमें गुमराह किया जाता है। उनकी जो दीन के ऊपर उनका जो एक भरोसा, एक ट्रस्ट है, उससे खिलवाड़ होता है। तमाम तरह के पहलू हैं साथियों इस पर। आप हम सब इस डिबेट में हमारे साथ अगले कुछ समय तक जुड़े रहें और हम एक एक करके जितने पहलू इस नए आदेश के हैं, जिसको लेकर तमाम जो विवाद खड़ा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ भ्रांतियां हैं, उन्हें भी हम चाहेंगे हमारे जो साथी यहाँ हैं वो उनको दूर करें, ताकि आपको स्पष्टता से समझ आए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों जरूरी समझा इस आदेश को लाना और इसके क्या मायने हैं। तो हलाल पर बवाल, अगले कुछ देर इसी पर होगी चर्चा, चाय की चुस्कियों के साथ। ओपिनियन अड्डा में आज का अड्डा इसी पर। आइए सबसे पहले अपने साथियों से परिचय करा दूं। ओपिनियन अड्डा के इस डिबेट में आज हमारे साथ पहली बार शामिल हो रही हैं अंबर जैदी, वेल नोन कमेंटेटर, वेल नोन एक्सपर्ट, सोशल एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट। आप सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़ी रही हैं, बढ़िया जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर आपकी टिप्पणियां लगातार हम मीडिया में देखते रहते हैं। अंबर, स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। बहुत आपका धन्यवाद, आभार स्मिता जी, आपने अपने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने के लिए आमंत्रण दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। वंडरफुल। आपसे भी सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक कम्युनिटी की सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, जिनके पारिवारिक और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, आप इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखती हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित अखबारों में संपादक रह चुके प्रमोद सिंह, सोशल मीडिया की दमदार आवाज हैं, आप सब इनके विचारों से परिचित हैं, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार प्रमोद सिंह जी। नमस्कार स्मिता जी। नमस्कार अंबर। और विनोद शुक्ला भी हमारे साथ हैं, आप इनके विचारों को सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजनैतिक मुद्दों पे। और राइट विंग पॉलिटिक्स जो एक संज्ञा दी जाती है, चाहे वो राइट विंग पॉलिटिक्स किसी भी विचार का हो, उसको लेकर इनकी खास पैनी नजर रहती है। उस पर काफी इनकी ब्रेकिंग स्टोरीज भी रही हैं और उन पर इनकी काफी इनका एक पैनी इनकी नजर है, ऑब्जर्वेशन है इनका। स्वागत है विनोद शुक्ला। बहुत धन्यवाद स्मिता जी। और चलिए अब हम इस बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अंबर आपसे जानना चाहूंगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये ऑर्डर आया है, इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों में स्पष्टता की थोड़ी कमी है। उसका कारण ये है कि जो आम बोलचाल में हम समझते हैं तो हमें ये लगता है कि हलाल का जो मुद्दा है वो मीट यानी गोश्त से केवल जुड़ा हुआ है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि तेल, शैम्पू, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, हर चीज पे हलाल का एक सर्टिफिकेशन नजर आता है हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। और इसको लेकर काफी कई बार सवाल भी उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि भाई इसमें क्या इसकी आवश्यकता है। इस्लामिक प्रैक्टिसेस की दृष्टि से बताइएगा अंबर कि इन चीजों पर जो हलाल सर्टिफिकेट का ये चलन है,
क्या ये आवश्यक है और ये कैसे शुरू हुआ? बहुत धन्यवाद स्मिता जी। सबसे पहले तो मैं हलाल शब्द का अर्थ क्या होता है वहां से शुरुआत करूंगी और फिर जी। इसके चलन की जो भारत में शुरुआत हुई। हलाल शब्द का मतलब होता है, अगर अरबिक भाषा में करें और उसका हिंदी हम अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है वैध। हलाल और हराम हमने अक्सर ये शब्दों का इस्तेमाल होते हुए देखा। हराम का मतलब है अवैध। तो हलाल यानी कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या चीजें हलाल है, वैध है और क्या चीजें हराम है खाने पीने में। जैसे कि हम मीट को लेकर हम पॉपुलरली ये देखते हैं कि हलाल मीट, हलाल गोश्त, जिसकी जी। दुकानें भी हम देखते हैं और जिसका जो चलन है 1974 में भारत में जिसकी शुरुआत हुई, क्योंकि इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गोश्त हलाल होना चाहिए, उसके तरीके हैं किस किस तरह से उस जानवर को काटा जाए, वो सारी चीजें हैं। तो इसकी शुरुआत वहां से हुई। फिर धीरे धीरे हमने देखा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की अपने बात की। एफएमसीजी मार्केट में ये बहुत ज्यादा हलाल सर्टिफिकेशन का जो ये चलन है काफी हावी हो गया। और भारत में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगर हम एफएसएसएआई की बात करें, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं देती है। भारत में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें के 3-4 नाम है जो मैं आपको गिना देती हूँ। जी। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक विंग है जमीयत उलेमाए हिंद का जो सर्टिफिकेट्स इस तरह के देता है। और एक है जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में है, वो भी हलाल सर्टिफिकेशन। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट्स देती हैं। और ये क्यों देती हैं, अब मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। क्योंकि जी। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो भारत से बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होता है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या अरेबिक नेशंस की बात करें, वहां पर काफी बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट किया जाता है। और वहां पर एक्सपोर्ट करने के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको वहां से एक अथॉरिटी मिली हुई है जो भारत में इस तरह की कंपनीज हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एफएमसीजी गुड्स, उनको ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस्लामिक स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये अब मोनोपोली इस तरह से होती है, जिन कंपनीज के पास हलाल सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लस हलाल सर्टिफिकेट होने की वजह से उन जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और अच्छा। ये जी, और वो जो कीमत है वो उपभोक्ता ग्राहक करता है। जहां हलाल सर्टिफिकेट लगा, प्रोडक्ट का प्राइस महंगा हो जाता है और जो कंज्यूमर होता है उसको वो प्राइस पे करना होता है। और कहीं ना कहीं ये जो मोनोपोली है ये काफी बढ़ती जा रही है। सारी कंपनी जहां जिनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, उनके उनके लिए कहीं ना कहीं उनकी जो सेल है उनके प्रोडक्ट के ऊपर उसका असर पड़ता है। प्लस कहीं ना कहीं इससे कम्युनल डिवाइड भी क्रिएट होता है। साथ ही जी, साथ बिल्कुल। रेस्टोरेंट से लेके स्पा, टूरिज्म, यहाँ तक कि हलाल टूरिज्म भी हो गया, जिसमें आता है कि कौन से रेस्टोरेंट, कौन से होटल्स जो है वो शराब सर्व नहीं करते। स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग लाइक सर्विसेज हैं, जैसे कि हॉल्स, स्पा, हाँ। हॉल्स या फिर स्विमिंग पूल, इस तरह की। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े स्तर पर तो यानी जो जो गोश्त से जो हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत थी, जो शुरू हुई थी, अब वो यहाँ तक पहुंच गया कि कौन से होटल और रिजॉर्ट्स में जी, हलाल लेकिन practices इस्लामाइजेशन जाए। कहीं ना कहीं जी, पूरा किया जा उसका इस्लामाइजेशन हो रहा है कि कहाँ पे बिल्कुल। पूल में पूल अलग महिलाओं के लिए होगा, स्पा अलग होगा महिलाओं के लिए, रेस्टोरेंट में तो शराब इससे नहीं किस सर्व तरह होगी। से समाज में और ट्रेड प्रैक्टिसेस में, किस तरह से ट्रेड में एक डिवाइड की बात आ रही है? ये भी यूपी सरकार के जो अधिकारियों की टीम है जो इसको एग्जामिन कर रही है, उनसे मेरी बात हो रही थी। वहां के सबसे सर्वोच्च पुलिस पद के अधिकारी लोग हैं, जी, उन्होंने भी बताया कि इसमें एक सबसे बड़ी चिंता ट्रेड में जो डिवाइड क्रिएट करना है मार्केट में, वो भी एक कंसर्न है। मगर उसके अलावा ये मोनोपोली और दाम बढ़ाने का, कीमतें बढ़ कैसे जाती हैं, इन सब पर मैं आऊंगी। लेकिन जल्दी से प्रमोद सिंह जी, ये सारे जो विवाद हैं और ये क्यों है, ये चिंताएं, इस पर बात करने से पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत संक्षिप्त में 2-4 लाइन में हमें ये बताएं कि यूपी सरकार का जो हालिया आदेश है ये दरअसल क्या कहता है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था, आपने अनीता सिंह जो फूड कमिश्नर हैं उनका जी। ऑर्डर पढ़ा होगा। उन्होंने कहा था कि जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं, मसाले हैं और हम्म। कुछ जो रोजमर्रा के सामान है, उनमें हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे
जो किया जा रहा है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी और ये परमिशन तुरंत वापस ले ली गई। करीब 95 ऐसी चीजों को उन्होंने कैटेगराइज किया था। और आज मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऑर्डर भी दिया, जिन स्टोर्स में सामान उनको एक तय सीमा तक इन सामान को हटाने का आदेश दिया है और रेड भी होने लगी है उन जो लोग ऐसा करते थे। अभी जैसे अंबर जी बता रही थी तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। जो हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोहम्मद जिन्ना, और उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था। देखिए बात यह है कि इसमें हिंदू प्रैक्टिस इस्लाम प्रैक्टिस की बात नहीं है, बात यह है कि आप अगर हम कोई चीज खाएं दूसरे को खाने से मना करें या दूसरे खाने पर बोले जी आप अपनी चीज कैसे इम्पोज कर रहे हैं, उसकी फूड हैबिट है, कोई बीफ खाता खाए, लेकिन कोई एक और भी चीज है जो इस्लाम में हराम, हम तो उसका नाम नहीं लेते। अब ये और ना हम किसी को ये खाने के लिए भी नहीं कहते हैं, सबकी स्वतंत्रता है। इसमें इनका जो बायो लिखा है, मोहम्मद जिन्ना इज अ मैन विद अ मिशन एज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हलाल इंडिया। ही कॉम्प्रिहेंड्स दैट हलाल इज नॉट जस्ट फूड प्रैक्टिसेस बट आल्सो अ वे ऑफ लाइफ। Jinnah's vision for halal India goes beyond just ensuring that food is prepared according to Islamic dietary laws। ठीक है, फूड में ठीक है भाई, आप जैसे कि वो हलाल वो जो बकरा कटता है या कोई भी मीट होता है हलाल होता है, ठीक है, वो उसी साथ होता है कि ताकि सारा ब्लड बाहर हो जाए, वो कहते हैं। लेकिन अरहर की दाल पे तो चने की दाल पे बासमती राइस पे आटे पे क्यों हलाल सर्टिफिकेशन होगा? इसमें कौन सी डाइटरी प्रैक्टिस है? अंबर भी वही आटा खाती है, मैं भी वही आटा खाता हूँ। बिल्कुल। तो आप ये अभी जो मैं इसका जो ग्लोबल, अंबर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें पॉइंट आउट की थी कि ये शुरुआत प्रैक्टिस की तब हुई क्योंकि कई सारे ऐसे विदेशों में कई ऐसे मुल्क हैं जहां हर चीज को इस्लामिक प्रैक्टिसेस और हलाल के मुताबिक ही मार्केट में वो अलाउ करते हैं, तो उनके लिए ये शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या इसको डोमेस्टिक मार्केट में भी पुश करने का प्रयास है। नहीं, अब इसमें हर चीज पे आ गई ना। अब रामदेव का जितना सामान हो तो कोई नॉनवेज का सामान तो बनाते नहीं, सारा शाकाहारी है। लेकिन अब वो कह रहे थे कि हमें गल्फ में बेचना है, साउथ ईस्ट एशिया में बेचना है, अरब वर्ल्ड में बेचना है, तो हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। तो बोला अगर हम कुछ पैसा दे के वहां से पैसा कमा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? उसमें एकदम बुराई नहीं है, लेकिन नहीं, और एक्सपोर्ट पर रोक भी नहीं की गई है। आप देखिए हमदर्द की कूका, अरे हमदर्द की साफी हमने भी पिया, हमदर्द का जोशीना हमने भी पिया, खांसी आती थी तो जोशीना पीते थे, हमने तो उसमें हलाल देखा ही नहीं। वो दवा थी यूनानी, एक वे ऑफ एक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन को हम बहुत इफेक्टिव मानते हैं, हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, हम ये उसमें नहीं आता, हिंदू मुसलमान नहीं आता। लेकिन अगर वही रामदेव अगर कुछ बना रहे हैं तो आप उसको हलाल में डालोगे, मुझे उस पर आपत्ति है। और सबसे बड़ी बात एक सेकंड, जो इसकी इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स एस्टिमेटेड टू बी 5 ट्रिलियन बाय 2030। अभी 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और इसके जो हलाल की इंडिया की तो 3 ट्रिलियन है, अभी 5 ट्रिलियन पहुंचने में हमको जो अभी टाइम लगेगा। एक देश की इकोनॉमी, खाली हलाल की इकोनॉमी 2030 में 5 ट्रिलियन पार कर जाएगी ग्लोबल। तो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मेन मुद्दा यह है पैसा जा कहां रहा है। क्या ये गरीब मुसलमानों की, उनके बच्चों की तालीम में, पढ़ाई में, उनको खाने में, उनके स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है? कतई नहीं खर्च हो रहा है। या हलाल सर्टिफिकेट देने के जो कुछ लोग ऑथोराइज जो ठेकेदार बने हैं उनके अपने मुनाफे के लिए ये भाई आप मेडिकल कॉलेज खोल देते हैं, खाली उसमें मुसलमान बच्चे पढ़े, हमको बड़ी खुशी होती है। विनोद शुक्ला, ये तो ठीक है कि एक्सपोर्ट के लिए कई इस्लामिक देशों में हलाल का जो है सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे हलाल सर्टिफिकेशन पे वो जोर देते हैं, और इसीलिए चूंकि भारत एक अच्छा एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर बनता जा रहा है हमारे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय जो हैं वो विदेशों में रहने लगे हैं, और वैसे भी भारत के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, खाने का सामान है, तमाम चीजों की काफी डिमांड हो रही है गल्फ में भी, दूसरे देशों में, तो वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या इस एक्सपोर्ट के बहाने उन हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में एक तरह से पुश करने का, ठेलने का प्रयास हो रहा था? पहली बात। और दूसरी बात, ये भी जो कमेटी है उसके जांच के दायरे में इस बात को एग्जामिन करने को कहा गया है कि क्या ये जो 2-3-4 लोग हैं जिसको अंबर ने बड़े स्पष्टता से हमें समझाया कि मोनोपोली क्रिएट कर दी है इन लोगों ने, क्या इसमें भ्रष्टाचार का जो एंगल है वो भी एक चिंता का विषय है? देखिए स्मिता, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, ये जो बात हो रही है कि गल्फ कंट्रीज ये ने डिमांड की कि वो भारत से कोई भी प्रोडक्ट
स्वीकार तब करेंगे जब वो हलाल सर्टिफाइड होगा। अब अगर या गल्फ के बहुत सारे देश ऐसी बात कर रहे हैं तो ये देश और देश के बीच की व्यवस्था होनी चाहिए ना, उस सर्टिफिकेट को एक देश को देना चाहिए, कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे दे सकता है? ये तो सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने की बात है। भारत के जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, एक बात। दूसरा बात ये कि जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी है उसमें जमीयत उलेमा हिंद है, वो जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, 2 कंपनी है उसकी जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, एक बॉम्बे की है और एक दिल्ली की कंपनी है। अब ये काम कैसे करती है? क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें आई थी पुलिस के पास। अब ये वो लोगों से जबरन पैसा वसूल रहे थे, शर्त लगा रहे थे। अब आप अगर इनके वेबसाइट पर जाइएगा तो ये बताते हैं कि ये सर्टिफिकेशन 1919 से दे रहे हैं। मैं अंबर की बात पर आता हूं कि 2024 क्या बोलते हैं 74-75 का मसला है, लेकिन ये किया कैसे जा रहा है? किया ये जा रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद लोगों को मदरसे में टीचर बनाने की शिक्षा देता है, और वो लोग, कहा यह जाता है कि वो 4% लोगों को शिक्षा इस तरह ग्रहण करते हैं, लेकिन वो मदरसे में जाकर के खुतबा करते हैं कि आपको हलाल प्रोडक्ट, हलाल उत्पादों के अलावा और कुछ नहीं खाना है, हलाल उत्पाद खाइए, ये वो फैलाते हैं। अब बाहर जाकर के जो लोग भाषण सुन के आए, खुतबा सुन के आए, वो ये कहेंगे कि हमको हलाल प्रोडक्ट चाहिए, तो उन्होंने अपने पहले मार्केट क्रिएट किया और उसके बाद अब हलाल आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप फिर जमीयत उलेमा के पास चाहिए। और इसमें फायदा किसका? आपने इसमें नुकसान किसका किया? आपने जो आटा पैकेट से खरीद के ले आते थे, जो मीट की दुकान लगाते थे, जो छोटा छोटा काम करते थे, उन सब का धंधा आपने चौपट कर दिया। और आपने जो प्रोडक्ट्स थे, जितने पैकेज गुड्स थे, उस पर सर्टिफिकेट आपने देना लगा। आप कमाई कर रहे हैं और जो आपकी कम्युनिटी का गरीब आदमी है उसको आप मजबूर कर रहे हैं आप ऐसा सामान खरीदे जिसमें आपका कमीशन शामिल है। तो ये जल्दी से एक रिएक्शन अंबर से लूंगी इस पे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आपने इसका पहलू हमारे सामने रखा है। अंबर, क्या ये सच है कि जो मदरसों में और तमाम कम्युनिटी के जो कार्यक्रम है या कम्युनिटी जहां पर लोग कम्युनिटी के मिलते जुलते हैं, वहां पहले इस तरह की बात को रखना कि सिर्फ हलाल सर्टिफाइड चीजों को खाना ही उचित है किसी मुसलमान के लिए, और फिर अपनी ही एजेंसी से वो हलाल सर्टिफिकेशन दिखाना, और गरीब जो छोटे मोटे हमारे व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका धंधा मार के और लोगों को, पूरी कम्युनिटी को इस तरह के पैकेज प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उनके दिमाग पे जोर डालना, क्या ये दीन के नाम पे बेवकूफ बनाने और अपनी जेब भरने का एक रास्ता निकाल लिया है जमात और उससे जुड़े एजेंसीज ने? बिल्कुल, ये खुले तौर पे मोनोपोली है, और जिसमें हम अगर FMCG प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, खास तौर से जो पैकेज्ड गुड्स होती हैं, उस पे तो आपको, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो अब एक्सपोर्ट करते हैं इस्लामिक कंट्रीज को, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसके ऊपर उस कंपनी, जिस कंपनी के पास होता है, उनके वो पैकेज गुड्स होती हैं। लेकिन जो वेंडर्स जो लूज प्रोडक्ट्स देते हैं, उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी, मसाले और बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि रोज अपना काम करते हैं और 2-4 पैसा कमाते हैं। तो ये जो रेगुलर ब्रेन वॉशिंग होती है कि आप हलाल ही कंज्यूम करें, हलाल ही प्रैक्टिस करें, सब कुछ हलाल, जिसमें FMCG प्रोडक्ट्स भी आते हैं, खासतौर से खाने पीने की चीजें या फिर कॉस्मेटिक्स, जिनमें हवाला ये दिया जाता है कि आप जितने भी एनिमल फैट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स में होती है आपको नहीं लेनी, आप वही लेंगे जिसमें ये फैट्स नहीं है, अल्कोहल नहीं है। बहुत सारे इसमें फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक दोनों ही प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये ब्रेन वॉशिंग बॉम्बार्डमेंट लगातार होता है, और पिछले लगभग 2-3 दशक में तो ये बहुत ज्यादा आम हो गया है। लोग हर चीज पे पीछे चेक करके ही लेते हैं कि हाँ, कौन किस पे हलाल, कौन सी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, वो ही लेंगे। तो इसका असर काफी हद तक स्मॉल वेंडर्स पे हुआ है, और कंपनीज की बिक्री पे काफी बड़ा असर हुआ है, और नौकरियों पे भी इनफैक्ट एक सवाल जल्दी से आपसे पूछूंगी अंबर, फिर मैं प्रमोद जी पे आना चाहूंगी जी। क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी में इसको लेकर अभी तक कोई आवाज उठी नहीं है? बेशक इस बार कंप्लेंट्स आई हैं
और जिस पर पुलिस ने फिर आगे कार्रवाई की और ये आदेश भी आया। लेकिन कम्युनिटी में कभी ये आवाज, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सीधे जमात से जुड़े नहीं है, जिनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है इस हलाल सर्टिफिकेशन में, क्या कम्युनिटी की तरफ से कभी आवाज उठाई गई कि इस तरह से भोले भाले लोगों को दीन का हवाला देकर और उनपे इस तरह का दबाव डालना और छोटे दुकानदार बेचारों का धंधा मारना, क्या ये वाजिब है? स्मिता जी, इतनी नॉलेज आम लोगों को कम्युनिटी में नहीं है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो कौन कर रहा है, ये एक अथॉरिटी। उनको लगता है कि ये इस्लामिक नजरिए से कोई बहुत ही अल्लाह के बड़े बंदे हैं जो कि कर रहे हैं और वो कम्युनिटी की सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, हमें हलाल और हराम सिखा रहे हैं। ये दीन की खिदमत है तो उसपे तो कौन ही सवाल उठाएगा। इतनी अवेयरनेस और इतनी जानकारी नहीं है समाज के लोगों में, और लेकिन कुछ लोग लगातार इस पे सवाल उठाते आए हैं कि ये मोनोपोली है और जिससे जो भी फंड आता है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में और कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइजेशन है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। ये कई सारे कंसर्न, इनफैक्ट जो पिटीशंस लगी हुई है इस मामले को लेकर उसमें भी ये कंसर्न्स रेज किए गए हैं जो कि बहुत वाजिब और जायज हैं। आपको कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए खासतौर से एक्सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की बॉडी है जो इन सारी चीजों की देखरेख रखती है, हर तरह का सर्टिफिकेशन करती है। और हलाल स्टैंडर्ड, इस्लामिक स्टैंडर्ड से भी अगर हम इस तरह के फैट्स की, एनिमल फैट्स की, अल्कोहल की बात करें तो मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी एनिमल फैट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो जिसका ध्यान सरकार रखती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें लगाकर हलाल सर्टिफिकेट्स के नाम पर एक बड़ा कृत्य चल रहा है जो कि भारत सरकार के उम्मीद करती हूँ उनके नजर में है और इस पे जायज तरीके से काम भी चल रहा है। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे लिए ये जैसा अंबर कह रही थी कि आम मुसलमान जो हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये हलाल सर्टिफिकेशन कहाँ से हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, किसको फायदा मुनाफा हो रहा है इसमें और ये कितना जरूरी है। उन्हें तो ये बताया जाता है कि भाई आपके इस्लामिक प्रैक्टिसेस के मुताबिक चीजें नहीं है तो आप वही खरीदिए। तो ये तो भोले भाले लोगों को दीन के नाम पर उनका फायदा उठाने वाली बात है। लेकिन जो सवाल विनोद ने उठाया था कि कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टीज को ये सर्टिफिकेशन का उनको ये पावर देना और जो कि बाहर विदेशों में भी सामान जाता है, क्या ये उचित है? जबकि भारत सरकार की एजेंसी है FSSAI जो तमाम चीजों को देखती है, उसमें वेज, नॉन वेज, एग वगैरह अलग अलग उसकी तमाम कैटेगराइजेशन है और उसमें स्पष्ट सारे नॉर्म्स लिखे होते हैं कि उसमें क्या क्या डाला गया है और जो उसको जिसको जो उचित लगे वो उसको पढ़ करके कर सकता है, उसकी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता है। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट पार्टी से ये सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस बंद होगी तभी ये इसमें जो क्लीन अप है वो संभव है? जब आप कह रहे हैं ना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंडिया जो हमारी एक संस्था है, सरकारी वही है, वही सर्टिफिकेशन देती है। हलाल सर्टिफिकेशन का हमारे देश में कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये जमीयत उलेमा है, जैसे अंबर बोले थे, उनका एक यूनिट है जो देता है। और इन लोगों ने किया क्या, मैं बता रहा हूं आपको। मैं जब आप बीसीबी से बात हुई तो मैंने थोड़ा सा और इसका स्टैट्स निकाले। जो ग्लोबल मार्केट है मुस्लिम कंज्यूमर की, ग्लोबल 2021 के सर्वे के हिसाब से वो 2.5 ट्रिलियन की थी, जो पूरी दुनिया में फैले हुए। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ दिए, उसमें फैले हुए हैं। लेकिन टोटल हलाल इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। तो भाई आप अपना जो फूड प्रैक्टिस दूसरे के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? अब इसमें जो उन्होंने कंज्यूम किया, जो इस्लामिक कंज्यूमर हैं, उसमें है फूड, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फैशन, ट्रेवल में हलाल कहां से आएगा? फैशन में हलाल कहां से आएगा? दवा में हलाल कहां से आएगा? कॉस्मेटिक्स में चलो मान लेते हैं कि उसमें कुछ फैट वैट होती है, उसमें हलाल की बात हो सकती है कि उसमें गलत फैट न लगी हो, वो हम मान सकते हैं। लेकिन दवा में हलाल कहां से आएगा? तो हमारे देश में ये अगर फूड चॉइस है, जैसे कि नहीं, अगर दवा में या किसी चीज में कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज है तो वो भी FSSAI या जो ड्रग कंट्रोलर हमारे वही नियम के तहत उसमें वो होता है, उसमें बताया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वो दवा का देता है और फूड FSSAI जो है फूड के बारे में देता है। ये पैरेलल बॉडी खड़ी है जिसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कोई इसके पास मैंडेट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं। हमने, अंबर ने, आपने वोट भी नहीं दिया कि ये हलाल सर्टिफिकेशन ये वोट देगा। भारत सरकार को या तो अलग से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ये माइनॉरिटी अफेयर्स है, उसी में एक विंग खोलना चाहिए जिसमें साइंटिस्ट हो, इस्लाम के जानने वाले हो, जो इसको देखें और उसका जो पैसा है जो आता है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को जाए,
ताकि भारत सरकार हमारे के जो पास आया, बिल्कुल जो भी हाँ बिल्कुल जिसमें बिल्कुल जो बहुत ही जिसमें बहुत जिसमें ही जो फॉरवर्ड लुकिंग और एक हाँ रचनात्मक हाँ आपने मैं ये बता रहा हूं बात कि रखी है जिससे जी। हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी बच्चे पढ़ नहीं पाते, तालीम तरबियत के लिए खर्च हो, उनके लिए अच्छी शिक्षा बिल्कुल हो, मैं उनके मुझे लिए अच्छी लगता है कि किताबें सरकार के हो, पास आना चाहिए जो भी फायदा होता और है। उनके लिए घर बनाने के काम आए, उनकी बच्चियों की शादी में पैसे दिया, बच्चियों को भी सेल्फ एम्पावर किया जाए, बेटा यानी तुम भी पढ़ो। कम्युनिटी के कामकाज के लिए मैं वह कह रहा हूं हम कह ये रहे हैं इसमें हम मौलानाओं हम के थोड़ा हाथ में, मतभेद है। मौलानाओं के अंबर हाथ में नहीं है। जल्दी से मौलानाओं अपनी बात रखिए इसको लेकर कि सरकार को सर्टिफिकेशन, सरकार के वहां कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स एक विंग बनाई जा एब्सोल्युटली। सकती है। ये हलाल सर्टिफिकेशन भी सरकार की अथॉरिटी या एजेंसी के हाथ में होना चाहिए। और दूसरा जिस पर आपने कुछ मतभेद जाहिर किया कि उससे देखिए, जो उस सर्टिफिकेशन से अगर कोई रेवेन्यू आता है तो वो इस समाज के गरीब और दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर मैं मैं बिल्कुल विनोद जी से एक जल्दी अंतिम से सवाल अपनी बात पूछना कहती हूँ। चाहूंगी। बिल्कुल जो ये अभी सुझाव दिया है प्रमोद जी ने, उसके साथ मैं एग्री करती हूँ। ये सुझाव मैं खुद भी कहती आई हूँ कि ऐसा होना चाहिए, सरकार एक विंग बनाए और जो भी रेवेन्यू आता है वो भारत सरकार के पास जाए और उस पैसे का इस्तेमाल भारत सरकार जिस तरह से भी करना चाहती है उस तरह से करे। क्योंकि वो रेवेन्यू ना तो कोई सिर्फ मुसलमान देने वाले हैं, भारत की सभी कंपनियां देंगी और देती आई हैं। तो वो जिस तरह से भारत सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहती है वो करे। मुझे लगता है कि किसी भी लेकिन इसमें फिर वर्ग या बात समाज है कि उसके लिए जैसे नहीं तमाम होना अन्य चाहिए। आदेशों में भी हुआ था अंबर, कि फिर जमियात हो या तमाम अन्य जो संगठन है उनकी तरफ से ये बात आएगी कि कम्युनिटी के कामकाज में दीनी मामलों में दखल दिया जा रहा, दखल अंदाजी का आरोप लगेगा। क्या कम्युनिटी इसके लिए तैयार है? देखिए, भारत में रहकर जब भारत के संविधान किसी भी धर्म और जाति के लिंग के किसी भी इंसान के साथ कोई मतभेद नहीं करता, तो मैं तो ना तो वक्फ बोर्ड या फिर मुस्लिम जो माइनॉरिटी अफेयर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसमें विश्वास ही नहीं रखती। जब आप एक देश एक विधान की बात करते हैं तो आप सबको भारत सरकार पर उतना भरोसा होना चाहिए और सरकार की भी जितनी भी नीतियां हैं वो सबके लिए बराबर तौर से देखी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है स्मिता मिश्रा को कुछ और मिल रहा है, अंबर जैदी को कुछ और मिल रहा है। राइट राइट। भारत सरकार और संविधान की नजर में सब एक जैसे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार पर भरोसा करके सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस तरह से उसको आगे देखा जाएगा। लेकिन बहुत विनोद, जरूरी है कि भारत सरकार को इस पर कदम उठाते हुए उसको अपने हाथ में इसकी कमान लेनी चाहिए। विनोद आप मानते हैं कि ये मामला जो आदेश आया है ये अब उत्तर प्रदेश से आगे जाकर पूरे देश पे लागू होना चाहिए, भारत सरकार को पहल करनी चाहिए? पहली बात। और दूसरा छोटा सा सवाल, ये जो बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, यूपी सरकार के आदेश में भी इसकी तरफ इशारा है कि इस तरह के हलाल सर्टिफिकेशन की बात करके केवल लोग इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे, बल्कि एक आम कंज्यूमर प्रोडक्ट में, ट्रेड में व्यापार में एक डिवाइड भी क्रिएट करने की कोशिश है। हर चीज को हलाल नॉन हलाल का वो बना करके एक तरह से आप देश के मार्केट को क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये डिवीजन वाली बात तो है ही है कि ये इसके कारण कास्ट मतलब लोगों के धार्मिक एक दूसरे के प्रति विद्वेष हो रहा है। और ये एफआईआर जो हुई है उसमें दर्ज किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कर दूं कि कितना बड़ा ढोंग किया जा रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, मेडिसिन के 4 तरह के प्रैक्टिसेज हैं। पहला एलोपैथिक, दूसरा होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेद। ये 4 प्रैक्टिसेज हैं। एलोपैथी में जो कफ सिरप्स हैं उनमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, जो इस्लामिक उसमें वो है। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय के लोग कफ सिरप नहीं पी रहे हैं? बिल्कुल पी रहे हैं, उसको अलाउ किया हुआ है। अब मैं दूसरे आता हूँ, होम्योपैथी। सो व्हाट इज द पॉइंट? मैं बता रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आइए आप क्या बोलते हैं, आयुर्वेद पर रामदेव को सर्टिफिकेट हलाल इसलिए लेना पड़ा कि उसमें गोमूत्र इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अब यूनानी पर आता हूँ। आज मैं एक यूनानी डॉक्टर से बोल रहा था, तो वो बताए कि जो सेक्स संवर्धन की दवाएं होती हैं उनमें केचुआ इस्तेमाल करते हैं, अर्थवर्म बहुत सारे उसमें नहीं अलाउ किया जाता है। तो भाई आप बता दीजिए, आपने कफ सिरप को हलाल सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है? आपने आयुर्वेद मेडिसिन तो आप ये कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे दीन में जो बातें हैं उसकी तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है, अपने मतलब की बात ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। और एक जो आपका जो सब्सिडरी प्रश्न था कि इसको सरकार को कैसे डील करना चाहिए, आप मुझे ये बताइए। देश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है,
देश में मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या मदरसा कैसे चलेगा, क्या शर्तें होंगी। यूजीसी बताता है कि यूनिवर्सिटी कैसे फंक्शन करेगी। वैसे ही सरकार की एक अथॉरिटी होगी, उसमें जो रिलीजियस लोग हैं वो बता दें क्या होगा। और ये पैसा वसूली का धंधा बंद होना चाहिए। पैसा वसूली का मामला है, ये सरकार के बिल्कुल फंड का बिल्कुल एम्बेजलमेंट है। मुझे लगता है सरकार के सभी पैसे का साथी वसूल। हमारे सभी साथी इस 2-3 बिंदुओं पर पूरी तरह सहमत है। प्रमोद जी, आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात। मैं 10 सेकंड में कह रहा हूँ। हलाल सर्टिफिकेशन दिया कहीं जाता है, जैसे मान लीजिए पतंजलि में ही वो कोई दवाई बना रहे हैं या सिरप बना रहे हैं या शहद ही बना रहे हैं, तो एक ऑथराइज्ड मौलाना जाते हैं, वो जाके वहां पे कुछ आयतें पढ़ते हैं और फिर वो कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट हलाल हो गया, वो कहते हैं तो सर्टिफाई हो जाता। मतलब आप ये देखिए कि मतलब मैं ही समझ नहीं पाता कि उसमें कौन सी चीज है, वो हलाल कैसे हो गया, खाली एक आयत पढ़ने से हो गया, क्या हो गया भगवान जाने। वो लेकिन ये सब चलिए, मुझे बड़ा मुझे अजीब लगता है अजीब जी, सा लगता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है इसको लेकर, और काफी, देखिए, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि तमाम देश में लाखों लोग हैं, मुझे लगता है करोड़ों लोग हैं, जिनको इस बारे में मालूम भी नहीं था कि ये हलाल सर्टिफिकेशन का इस तरह का प्रैक्टिस कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन वो एजेंसीज है जो ये सर्टिफिकेशन देती हैं, किस किस प्रक्रिया से देती हैं। तो कम से कम यूपी सरकार के इस आदेश के बाद एक तरह की अवेयरनेस आई है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा हुई है कि भाई ये क्या मामला है, आटा में, चीनी में, हल्दी में और शैम्पू में हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है, हमारे देश में ये प्रैक्टिस कब से चल रही है, कौन लोग इसके पीछे हैं। मोटी बात आज साथियों, जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स जिस पर एग्री कर रहे हैं, जैसा अंबर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में भोले भाले लोग हैं जिनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप यही इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते महंगा सामान खरीदने को वो मजबूर हैं। और छोटे मोटे दुकानदार जो हैं, उसी मुस्लिम समुदाय के ही दुकानदार, जिनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जो भी इस तरह का सर्टिफिकेशन होता है, चाहे वो गोश्त के लिए, मीट के लिए हो या दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर उसकी जरूरत है, तो उसकी एक ऑल इंडिया अथॉरिटी होनी चाहिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि ये अधिकार सरकार का होना चाहिए। जैसे FSSAI तमाम ईटेबल्स पे, फूड प्रोडक्ट्स पे, अपना फूड और बेवरेजेस पे अपना सर्टिफिकेशन करती है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो जानकार हैं इन चीजों के, इस्लामिक प्रैक्टिसेस के, उनको जोड़ा जा सकता है। और अगर करना भी है तो उनकी तरफ से होना चाहिए। ये दीन के नाम पर ये भ्रष्टाचार, ये मुनाफाखोरी बंद होनी चाहिए। और जो छोटे छोटे लोग हैं उनको नुकसान ना हो, उनको जबरन महंगा सामान ना खरीदना पड़े, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सारगर्भित चर्चा हमारी रही है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के इस आदेश पे किस तरह की आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो जांच पड़ताल चल रही है, जो कंप्लेंट्स हुई हैं, उनका क्या नतीजा निकलता है, और क्या इससे दूसरे राज्यों में भी कोशिश की जाएगी केंद्र की ओर से या अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से, और क्या इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी। ये सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने लायक होंगी। हम फिर इस पर लौटकर कभी इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ विनोद शुक्ला, प्रमोद सिंह और अंबर जैदी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इतने विस्तार से, इतने स्पष्टता से आपने इस पूरे विषय को खोल करके हमारे दर्शकों को, हमसे जुड़ने वालों को समझाया है। और विशेष रूप से अंबर का शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने पहली बार आज हमारे लिए समय निकाला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की चुस्कियां चलती रहें, अड्डा की संस्कृति चलती रहे। अंबर को हमारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक दूसरे का अभिनंदन होता रहे। याद रखिएगा साथियों, अड्डा की संस्कृति मरने मत दीजिएगा। चाहे आपकी बात को कम ही लोग सुन रहे हो, अपनी बात जरूर रखिएगा। बात से ही बात निकलेगी। सहमति असहमति की चिंता मत करिएगा। यही हमारे अड्डा का हर बार संदेश होता है। फिर बहुत जल्दी कोई और रोचक विषय लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार।